कोर्ट जिसमें शेख हसीना को खुद के लिए पैरवी करने का कोई मौका नहीं दिया गया। 453 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की गई और उसमें सीधे सीधे गुनहगार इस हद तक ठहराकर फांसी की सजा दे दी गई शेख हसीना को। यह क्यों किया जा रहा है आपको पता है? यह भी ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली ब्लास्ट के ये जो आतंकवादी हैं इनका बांग्लादेश कनेक्शन है। इनको वहां से न सिर्फ इंस्ट्रक्शंस मिले, ट्रेनिंग मिली, और यह भी ख्याल रखिएगा कि शेख हसीना मुजीबुर रहमान के परिवार की वो बिटियां हैं उनके घर की, जो तब इसलिए बच गई थी क्योंकि वो विदेश में थी, वरना शेख मुजीब के पूरे परिवार को उस समय साफ कर दिए जाने का षड्यंत्र था। आज क्या शेख हसीना और वो विचारधारा उन लोगों के आड़े आ रही है जो बांग्लादेश का पाकिस्तानीकरण चाहते हैं, और इसीलिए शेख हसीना और विचारधारा को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है बांग्लादेश में। इसी सब पर आज करेगी आड़ी चर्चा। लेकिन पहले यह खबर देखिए, शेख हसीना को फांसी की सजा के बाद के हालात देखिए, किस तरीके से वहां हमला किया गया। शेख हसीना के एक समर्थक के घर पर, आवामी लीग के नेता हबीब के घर पर हमला। आवामी लीग के नेताओं के घर पर हमलों का एक सिलसिला चलता रहा है, लेकिन जब से अभी ये सजा सुनाई गई है आईसीटी की तरफ से शेख हसीना को, उसके बाद से इन हमलों में लगातार इजाफा। उस दूसरी तरफ से प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। वो लोग जो शेख हसीना के खिलाफ खड़े हुए हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन कर रहे हैं करीब 1.5 करोड़ वो लोग भी जो आवामी लीग से जुड़े हुए बताए जाते हैं। 18 करोड़ की कुल पॉपुलेशन बांग्लादेश की, और उसमें 1.5 करोड़ लोग अगर आवामी लीग के साथ आज भी खड़े हुए हैं, तो शेख हसीना बंगाल की अस्मिता, बांग्लादेश के ऊपर उर्दू और इस्लाम के नाम पर जबरदस्ती चीजें न थोपे जाने का विरोध करने वाले लोग आज भी बड़ी संख्या में है। शेख हसीना को फांसी की सजा पर बवाल, और यहां आवामी लीग के नेता हबीब के घर पर हमला। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने हबीब का घर जलाया, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विद्रोहियों ने घर में घुसकर लूटपाट की। हबीब के भाई के घर पर भी विद्रोहियों का अटैक। हबीब के भाई के घर पर भी विद्रोहियों ने अटैक किया है, और यहां सिर्फ अटैक नहीं होता, अटैक के बाद लूटपाट भी होती है। और पिछले साल तो आपने देखा ही था किस तरीके से प्रधानमंत्री के घर पर घुसकर सोफे, फर्नीचर और न जाने क्या क्या लूटे जाने की घटनाएं हुई थी। तो यहां पर भी न सिर्फ हमला हुआ है बल्कि लूटपाट की घटनाएं भी हुई हैं। अगली खबर देखिए, हिंसा की आग में जल रहा है बांग्लादेश। ढाका समेत कई शहरों में हिंसक झड़पें हो रही हैं। थान मंडी में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। देसी बॉम्ब से कई इलाकों में धमाके तक किए जा रहे हैं। यहां धान मंडी के इलाके की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। पहले मैंने आपको दिखाया आवामी लीग के जो नेता बचे हुए हैं, शेख हसीना यहां है, वो आगे क्या बांग्लादेश जाएंगी नहीं जाएंगी, बांग्लादेश की तरफ से इंसिस्टेंस किया जा रहा है। लेकिन इस बीच वहां जो भी सेकंड लाइन या थर्ड लाइन का लीडर समझा जा रहा है उसको खत्म करने की ये पूरी साजिश चल रही है, ताकि आने वाले दिनों में आवामी लीग वाली मानसिकता के नेता बचे ही नहीं। और यहां धान मंडी में जो उपद्रव हुआ है उसकी तस्वीरें आपने देखी। बांग्लादेश कुल मिलाकर कट्टरता और पाकिस्तानी षड्यंत्र के हवाले होता जा रहा है, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज की अड़ी और अगली खबर, ढाका में पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने। आप ढाका की तस्वीरें देखिए, यहां पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने। पुलिस पर उग्र भीड़ ने की पत्थरबाजी, हिंसक प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। तो इस तरफ वो लोग भी हैं, अरे शेख हसीना को फांसी की सजा के ऐलान के बाद वो लोग भी ताली बजाते हुए पत्थर हाथ में लेकर सड़कों पर आ गए। अरे अगर तुम्हारे मन का ही हो रहा है तो फिर सड़कों पर आगजनी क्यों? तुम्हारे ही मन का हो रहा है तो उपद्रव क्यों? इस अपने मन का होने पर भी हिंसा और नहीं होने पर तो हिंसा कर ही रहे हैं। तो ये लोग कौन से हैं, किस तरह की मानसिकता के हैं, और वो कौन से लोग हैं जिन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों को इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग दी है बांग्लादेश से? तो पाकिस्तान वाला षड्यंत्र अगर बांग्लादेश से अब अनवील होने वाला है, हो रहा है, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि बांग्लादेश में ये सब जो चल रहा है उसका मोटिव क्या है। उसका मोटिव है भारत की तरफ संवेदना वाला कोई भी सेंटीमेंट वहां अगर मौजूद है तो उसको समाप्त किया जाना। कट्टर सेंटीमेंट, एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ावा देना, पाकिस्तान में जो चल रहा है उसी तरह का कुछ यहां पर भी चलाए जाने की कोशिश करना, और उसी सब की परिणति आपको इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में दिखाई दे रही है। अब शेख हसीना राह का रोड़ा क्यों है, बहुत जल्दी से ये समझिए, उसके बाद अपने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट के पास आपको ले चलता हूं, जो आज कही जा रही बातों का थ्रेडबेयर एनालिसिस करेंगे, और वो भी जो हम आपको नहीं बता पा रहे हैं उनकी निगाहों से हम देखने की कोशिश करेंगे। शेख हसीना राह का रोड़ा क्यों? शेख हसीना को फांसी की सजा क्यों?
शेख हसीना को असल में क्यों सफाई का मौका भी नहीं दिया गया? क्यों वाकई एक इस तरीके का कोर्ट जिसमें एक तरफा कार्रवाई हुई, सजाए मौत के पीछे असल में सियासी साजिश है? आप जानते हैं शेख हसीना को यह माना जाता रहा कि वो वहां पर भारत समर्थक नजरिए का नेतृत्व करती हैं और मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान समर्थक नेता हैं। पाकिस्तान समर्थक नेता जैसे ही कुर्सी पर आए, उन्होंने पहली जो कोशिश की वो ये की कि किसी भी तरीके से शेख हसीना और उनके नजरिए को अब लीडरशिप के लैंडस्केप से खत्म किया जाए। शेख हसीना भारत समर्थक और एंटी पाकिस्तान छवि वाली नेता मानी जाती रही हैं और इसीलिए वहां का ये धड़ा जो है वो ये चाहता है कि जब हम पाकिस्तान से अब कुर्बत बढ़ाने लगे हैं तो ऐसे लोगों का काम क्या, एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हटाना ही मकसद है। और इसीलिए शेख हसीना को राह का बड़ा रोड़ा देखा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से और शेख हसीना को हटाए जाने की, रास्ते से हटाए जाने की तैयारी के तहत ये सब किया जा रहा है। शेख हसीना के खत्म होने से पाकिस्तान बांग्लादेश और करीब आ जाएंगे, इनमें संबंध और मजबूत हो जाएगा और पाकिस्तान जो षड्यंत्र, जो टेरर टूल अभी एक तरफ से चला रहा है वो दूसरी तरफ से भी बगैर रोक टोक के चला सकेगा। यही पाकिस्तान का मंसूबा है और इसीलिए बांग्लादेश को पाकिस्तान के हाथों में खेलता हुआ देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा में। अशोक सज्जनहार हमारे साथ पूर्व राजदूत, वो भी आज की चर्चा में शामिल है। एसके सूद पूर्व एडीजी बीएसएफ, वो भी आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से सीमा पार पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां जो पाकिस्तान कट्टर मेंटेलिटीज आज भी वहां पर जीवित हैं, वो किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश करती रही हैं। बीएसएफ के एडीजी होने के नाते बहुत करीब से उन्होंने देखा होगा। और इसके अलावा एक और खास मेहमान जिनका इंतजार कर रहे हैं हम। फिलहाल अगली खबर देखिए, शेख हसीना की बढ़ सकती है मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए फंस सकता है पेच। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। अब क्या वहां की किसी अगली अदालत में फैसला, अगली अदालत में अपील कर पाएंगे शेख हसीना? शेख हसीना हमेशा से ये कहती रही हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मामले को ले जाया जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या वहां किसी बड़ी अदालत में अपील करने का उनके पास अधिकार है, लेकिन तब जब वो फिजिकली बांग्लादेश में मौजूद होंगी। और उनके बांग्लादेश में फिजिकल मौजूद होने का मतलब यह है कि उनकी जान को, जाहिर है वो फांसी के तख्ते तक, ये पहली साउथ एशिया में कोई लीडर है, फीमेल लीडर, जिसे इस तरह की सजा मिली है, मौत की सजा। लेकिन वहां पर अगर चली गई तो फिर ना कोर्ट, ना कोई किसी तरीके की तारीख और ना कोई फैसला। वहां जिस तरीके के लोग अभी आप देख रहे हैं सतह पर हैं और जिनके हाथों में चीजें हैं, शेख हसीना की जान को बड़ा खतरा है। शेख हसीना को भेजा जाना ये ऑब्लिगेटरी बता रहा है बांग्लादेश, लेकिन भारत की तरफ से जानकारों ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑब्लिगेटरी नहीं है। जेनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि जो राजनीतिक शरण लिए हुए लोग हैं उनको सौंपा जाना आवश्यक नहीं होता। लेकिन इस सब के बीच में ये तो निटिग्रिटीज हैं, टेक्निकलिटीज हैं, बड़ी पिक्चर समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान की कट्टरता के जाल में बांग्लादेश अब बुरी तरह फंसता जा रहा है। कट्टरता के अजगर ने बांग्लादेश को अपनी कुंडली में लपेट लिया है और आने वाले दिनों में बांग्लादेश का कंधा इस्तेमाल होगा, पाकिस्तान का आतंकवाद उसको इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ साजिश के लिए। सबसे पहले समझते हैं इसका वो एंगल जो पाकिस्तान का ना दिखाई देने वाला चेहरा इस सब के पीछे है और वो कैसे इस सब को डिजाइन कर रहा है। संजय सर, आपके साथ शुरुआत करता हूं। ये कब से पाकिस्तान ने वहां धीरे 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 फिर अपनी मानसिकता को बढ़ाना शुरू किया जो अब पीक पर जाती दिखाई दे रही? धन्यवाद दिनेश जी। मैं कहूँगा कि सवाल ये नहीं कि कब 71 के बाद पाकिस्तान कभी भी बांग्लादेश से बाहर नहीं गया, पाकिस्तान हर हमेशा रहा। सिर्फ सवाल ये था कि शेख हसीना के जो पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके कारण किसी ना किसी प्रकार से जमायत इस्लामी के ऊपर ज़बरदस्त एक तरीके से मैं कहूँगा रोक थी। नहीं तो आप देखिएगा जिस प्रकार से मुजीबुर रहमान को मारने के बाद अपने ज़ियाउर रहमान आए, उसके बाद ज़िया आए, ये क्या दर्शाता है? ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की मानसिकता लोग को लेकर के आए। उसके बाद जो बांग्लादेश नेशनल फ्रंट बना, बीएनपी पार्टी बनी, ये सब के सब बांग्लादेशी जो हैं ये पाकिस्तान के साथ ही थे। उनके जी विचारधारा, उनकी मानसिकता सारी की सारी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस थी। और पाकिस्तान ज़रूर पिछले 15 सालों में शेख हसीना के कारण वहाँ पे अपना जो पाँव है जमा नहीं सका, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे आप कह रहे हैं आईएसआई ने कभी भी पाकिस्तान को नहीं, बांग्लादेश को नहीं छोड़ा और बांग्लादेश में जमात को जो दबा के रखा था, जो डी रिकग्नाइज पार्टी थी, डी रिकग्नाइज बाय शेख हसीना, वो अब आप देखते हैं कि मोहम्मद यूनुस जो कि अमेरिका का ही मैं कहूँगा प्रॉप्ड अप मैन, और शेख हसीना भी क्या भारत में भारत लाया? नहीं, भारत
में किसने छोड़ा उनको? बांग्लादेश की फौज ने उनको ला करके भारत की धरती पर आके छोड़ा। तो शेख हसीना को भारत नहीं लाया है, बांग्लादेश ने छोड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में जो पपेट, और मैं कहूँगा जो शेख मोहम्मद यूनुस है, मैन हु कैन बी सेड अ वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, एक नोबल लॉरिएट लेकिन रेडिकलाइज, इंडोक्ट्रिनेटेड, और जिस प्रकार से वो इस्लामियत लेकर के भारत विरोधी जो ताकतें हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। और इसी से जुड़ता है दिल्ली ब्लास्ट वाला एंगल भी, जहां पढ़े लिखे लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करके एक दूसरी तरह का लैंडस्केप टेरर में जोड़ने की कोशिश की गई है। और यहां अगर मोहम्मद यूनुस, जो कि जैसा कहा गया कि ये भेड़ की खाल में भेड़िया है, ये असल में भेड़िया वाला, ये जो पढ़े लिखे वाला मुखौटा लेकर और अंदर से दुर्दांत अपराधी वाला, आतंकवादी वाला, ये जो एक मॉड्यूल है, ये भी असल में बांग्लादेश से कैसे जुड़ता है, ये भी आपने सुन लिया। सर ने इसको किस तरीके से एनालाइज किया, और इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अब पहले कसाब जैसे आतंकवादियों को यहां भेजा जा रहा था, अब यहां पर पढ़े लिखों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब ये पेच कहां है, जरा वो भी समझ लीजिए। यहां पर शेख हसीना को भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, वो वहां अपील कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। शेख हसीना के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार है। ये अधिकार तो है, लेकिन ये अधिकार वहां के नियमों के मुताबिक तब लागू होता है ये अधिकार जब वहां वो फिजिकली प्रेजेंट हो, वो वहां शारीरिक रूप से मौजूद हो। बांग्लादेश में राष्ट्रपति के पास दया याचिका का विकल्प भी तभी लागू होता है जब वो वहां जाके इसके लिए अपील करें। न्याय के लिए शेख हसीना पश्चिमी देशों के माध्यम से राजनीतिक दबाव डाल सकती हैं। ये हो सकता है कि इस तरीके का भी कोई रास्ता चुना जाए, लेकिन क्या ये कारआमद होगा, क्या ये होगा एक्चुअली, और फिर क्या ये कारआमद होगा, ये बड़ी बात होगी। और कानून के मुताबिक आत्मसमर्पण के बाद ही अपील का अधिकार है। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है, अशोक सज्जनहार सर के पास ये बात भी मैं लेकर जाना चाहता हूं कि हमारे दोस्ताना ताल्लुकात पर असर पड़ेगा अगर शेख हसीना को प्रत्यर्पित नहीं किया जाता है। यह बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा है। भारत ने कहा है हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से एंगेज करेंगे। इसके कूटनीतिक मायने क्या है सर? जी बहुत धन्यवाद दिनेश, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, बांग्लादेश ये कह रहा है जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर उनको हमने वहाँ पर नहीं वापस भेजा। उन्होंने एक्स्ट्राडिशन किया है, एक्स्ट्राडिशन की उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा पिछली बारी उन्होंने दिसंबर 2024 में एक्स्ट्राडिशन की मांग की थी, परंतु अगर आप देखें दिनेश, ये हमारी जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है 2013 में जो साइन हुई है, उसमें हमने बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज हैं, बहुत सारे ऐसे कावियाट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जेम्पशंस हैं जो कि जब पहले शुरुआत में आपने भी बताया, जो अगर कोई पॉलिटिकल क्राइम है तो उसमें नहीं आप एक एक्सेप्शन ले सकते हैं। परंतु जो जानने वाले हैं वो कहते हैं नहीं, अगर ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है तो उसको फिर आप पॉलिटिकल क्राइम के एग्जेम्पशन में नहीं ले सकते हैं। फिर भी देखिए, एक आर्टिकल 8 है, उसमें ये दोनों प्रोविजंस आर्टिकल 6 में हैं। आपने क्योंकि मेरे से डिप्लोमेटिक लीगल वो नज़रिया पूछा है, तो आप मुझे इजाज़त दे तो मैं उसके बारे में बताऊं। और वो ये है, आर्टिकल 8 में ये लिखा हुआ है, जो अगर जिनकी एक्स्ट्राडिशन मांग की जा रही है, अगर वो होस्ट कंट्री में कोर्ट को, जो भी हैं उनके निर्णायक लोग हैं, उनको आप कन्विंस कर सकते हैं जो ये वाला डिसीजन गुड फेथ में नहीं लिया गया है, तो तब आपके ऊपर ये बिल्कुल भी आप बाध्य नहीं हैं उनको भेजने के लिए। तो ये तो आपका लीगल प्रोविजन हुआ। दूसरा मैं आपको बताऊंगा एक टेक्निकल प्रोसीजरल। देखिए, मैंने बहुत सारे ये जो हैं एक्स्ट्राडिशन केसेस को हैंडल किया, मैं जनीवा में था। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही पेचीदा, बहुत ही इंट्रिकेट मामला होता है, जिसमें आपको ले जाना होता है, बहुत चीजें आपको सबमिट करनी होती हैं, और यहाँ के कोर्ट उसमें देखेगा जो आपने जो एविडेंस दी है, बांग्लादेश के ने जो एविडेंस पेश की है, वो कितने हद तक वो ठीक है, पूरी तो इसका है। मतलब ये है सर, सरासर उस नियम में ही बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज हैं जो ये बताते हैं कि भारत के लिए कोई मजबूरी नहीं है, भारत के लिए ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। दिस इज नॉट ऑब्लिगेटरी इन नेचर कि आपको शेख हसीना को प्रत्यर्पित करना ही पड़ेगा। उसके बहुत सारी दूसरे जो प्रोविजंस हैं ये बताते हैं कि उसमें कंडीशंस हैं, और ये मामला सब्जेक्ट टू कंडीशन है। अगर ऐसा है तो शेख हसीना और उनके 1.5 करोड़ समर्थक 18 करोड़ की जहां कुल पॉपुलेशन हो, ये छोटा नहीं होता। क्या उनको दबा दिया जाएगा? क्या उस मानसिकता को, उस विचारधारा को खत्म कर दिया जाएगा? आज बांग्लादेश में क्या कट्टरता पूरी तौर पर हावी हो गई है, या बांग्लादेश में अब भी ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के
साथ जाना मतलब अपनी तबाही को न्योता देना, और भारत के साथ जाने वाला ही तरीका सही था। हसीना के मीडिया कवरेज पर यूनुस सरकार का फरमान। अगली खबर, शेख हसीना के बयान प्रकाशित न करे मीडिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि हमारे यहां के जो साइबर लॉज हैं उसके हिसाब से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भगोड़ा है और अपराधी है, उसके किसी भी स्टेटमेंट को दिखाया जाना यह कानून का उल्लंघन है, और अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर कई लाख टके का जुर्माना लग सकता है। अभी अगर ऐसा है तो क्या ये वहां पर वाकई क्या स्वतंत्रता है, क्या अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है? आवामी लीग की किसी भी चीज को अगर आप, जो वहां पर रहने वाले हैं उनके घर को आप वेंडलाइज करेंगे, तोड़े फोड़ेंगे, लूटमार करेंगे, अगर शेख हसीना कोई बात कहती हैं तो उनकी बात को वहां छापा नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली बांग्लादेश आज किस तरह की कंट्री है? सूद साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने क्योंकि करीब से देखा होगा, बांग्लादेश के करीब आपकी तैनाती ऑफिसर के तौर पर, आपने तब क्या पाया और आज क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पहली चीज़ तो धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मैं जो सीमा पर देखा है इनके काम को, हमारी जो इंटरेक्शन है उसमें ये हमेशा हमारे से काफ़ी कॉर्डियल होते थे, और जब भी हम बांग्लादेश गए हैं तो हमें एक, जैसा पहले भी बोला गया, सब सरफेस में हमेशा ये फीलिंग रही है कि वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी का माहौल है, परंतु उसको जिस तरह से शेख हसीना ने उसको न्यूट्रलाइज किया हुआ था वो बहुत कमेंडेबल चीज़ है। अब जब शेख हसीना को वहाँ से हटा दिया गया है तो ये कट्टरपंथी लोग दोबारा से हावी हो रहे हैं, और इसका सबूत इसमें भी है कि उन्होंने वहाँ के चुनाव में भाग लेने के लिए अवामी लीग को ही बंद कर दिया है। वो अपनी पूरी लिगेसी को भूल गए हैं कि इस शेख हसीना की पूरी फैमिली ने अपने आप को कुर्बान किया बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस। ये इस सबसे साबित होता है सर, आप जो बिल्कुल कह रहे हैं, असल में भारत के साथ खड़ा हुआ कोई भी कहीं भी अगर परसेप्शन में भी दिखाई दे रहा है तो उसको समाप्त करना चाहते हैं। इसीलिए शेख मुजीब के स्टैचू को वहां वैंडलाइज किया जाता है, उनके म्यूजियम को वैंडलाइज किया जाता है, जहां पर भारत ने उस समय मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया, किस तरीके से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस समय की जो तस्वीर है जब पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था, उसको भी वहां पर जहां पर यह दिखाया गया हटाने की और तोड़ने की कोशिश की गई। कुलकर्णी सर, ये तो सीधा सीधा मामला यह है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि कोई भी नामो निशान वहां भारत का नहीं रहना चाहिए, और इस कड़ी में अगर शेख हसीना को भी फांसी देनी पड़ती है तो दी जाए। यही कारण है दिनेश कि पाकिस्तान के आईएसआई अब लगातार जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर घुस गई है और बांग्लादेशियों को भी उसी तरीके से अपने तरीके से काम करवाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए लश्कर तैयबा भी अब अपना अड्डा जो है बांग्लादेश में उसने बना लिया है, और जिस प्रकार से लगातार रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन जारी है, और यही कारण है कि बांग्लादेश में जमात जो पिछले 15 साल से शेख हसीना ने उसको बिल्कुल दबा के रखा था, आज उठ करके खुले आम, और शेख यूनुस जो है बिल्कुल पपेट बन चुके हैं, एक अमेरिका के पपेट बांग्लादेश के अंदर, और जमायत के भी एक पपेट बन करके बैठे हैं, क्योंकि उनको मालूम है यूनुस, मुझे लगता है कि यूनुस फरवरी में इलेक्शन कराना नहीं चाहते हैं, अपनी सत्ता जो भी है जैसे भी बैठे हुए हैं जबरदस्ती उसी तरीके से चलते हैं, और अपने कंगारू कोर्ट के द्वारा शेख हसीना को जिस प्रकार से सजा देनी चाहती दे रहे हैं। मुझे लगता है जैसे आपने ठीक कहा, 15 से 20% लोग रास्ते के ऊपर उतरेंगे, देयर विल बी अ सिविल वॉर इन बांग्लादेश। अवामी लीग के लोगों को, समर्थकों को आप दबा नहीं सकते हैं, और बिल्कुल ठीक 20% का तबका अगर शेख हसीना के साथ खड़ा है तो आप समझ सकते हैं बांग्लादेश। तो क्या सर शेख हसीना को माइनस कर देने के बाद मतलब शेख मुजीब की फैमिली का कोई भी नहीं रहेगा, उसके बाद क्या आवामी लीग रहेगी, या फिर उसके बाद आवामी लीग रहेगी भी तो रहने नहीं रहने का कोई मतलब नहीं रहेगा? ये आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले हसीना को फांसी की सजा पर चीन का रिएक्शन। हसीना की मौत की सजा बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। हसीना की मौत की सजा बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इंटरनल मैटर है, लेकिन अगर इसके पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं, जो शक्तियां काम कर रही हैं, अगर आप उन सबको खातिर में लाएंगे तो ये बिल्कुल भी इंटरनल मैटर नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें, और यही कूटनीति कहलाती है, अगर सारी चीजें वो जैसा समझ में आ रहा है वैसा ही बोला जाए, दिल की बात जुबान पर आए, तो फिर कूटनीति किस बात की? कूटनीति तो होती ही वो है, कूट मतलब कोडेड, नीति मतलब पॉलिसी, जहां पर जो आप कर रहे हैं वो कोडेड फॉर्म में होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिसको डिकोड किया जाता है। तो फिर ये कहना कि इंटरनल मैटर है, अशोक सज्जनहार सर समझाइए जरा, इसमें इनक्रिप्टेड क्या है?
जी, क्योंकि देखिए अब दो चीज़ें इसमें समझनी पड़ेगी। पहले तो शेख हसीना ने कहा था जो ये सेंट मार्टिन आइलैंड की वजह से अमेरिका इसके पीछे था, जो उनका तख्ता पलट हुआ। फिर अभी जो उनके इंटरव्यू आए हैं उन्होंने कहा नहीं, ना चीन था इसके पीछे, ना अमेरिका, कोई बाहर की ताकत नहीं थी। क्योंकि शेख हसीना ये सोच रही हैं अपनी तरफ से जो जब मैं अगर वापस आऊँगी, वापस आती हूँ तो मुझे इन सब शक्तियों को साथ में रखकर चलना होगा। जहाँ तक चीन की बात है तो चीन ने, आपको ये भी याद होगा, जो जब आखिरी विजिट थी शेख हसीना की चीन में तो उनको उनके साथ बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था। तो उनको ये मालूम था जो ये हमारे लिए भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये भारत के साथ इनके जो संबंध हैं बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए दे आर नॉट लूजिंग एनी स्लीप इन द नाइट। जो भाई अगर शेख हसीना को कुछ भी हो जाए, अगर वो हट जाती हैं, पाकिस्तान आता है, उनके लिए बड़ा अच्छा है। उनके लिए कोडेड ये है जो आप कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वहां जो चल रहा है हम उसको चलने देंगे और पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने में जुटा है बांग्लादेश। अब देखिए यही कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान के साथ इनको रिश्ते ठीक चाहिए, क्या मिलेगा तबाही के सिवाय, लेकिन कीजिए रिश्ते ठीक है, आपको ये मुबारक। पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने में जुटा है बांग्लादेश। 9 दिन के लिए पाकिस्तान गए थे बांग्लादेश के गृह सचिव। आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर हुई चर्चा। माफ कीजिएगा, ये लतीफे की तरह आपको सुनाई देगा, लेकिन यही सच्चाई है। आतंकवाद के मुद्दे पर, आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वहां के ये मुख्य अधिकारी बांग्लादेश के गृह सचिव गए हुए थे पाकिस्तान। तो चोर से ये समझने गए थे कि चोरी किस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के पास जाकर ये पूछ रहे थे कि किस तरीके से आतंकवाद के मुद्दे पर निपटा जा सकता है। सर ये जो पाकिस्तान परस्ती, ठीक है, पाकिस्तान चाह रहा है कि बांग्लादेश को एक तरीके से अपने जाल में ले आए, लेकिन बांग्लादेश भी उस जाल में फंसने के लिए तत्पर क्यों दिख रहा है कुलकर्णी सर? देखिएगा, बांग्लादेश के अंदर एक काफ़ी बड़ा तबका है जो आज भी, सवाल ये है, अगर हम देखें हमारे यहाँ पे जो बंगाली हैं वो हर हमेशा अपनी भाषा, रविंद्र संगीत और उसको लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के बंगाली एक जैसे समझते हैं। और वो जिस बंगाली भाषा के लिए बांग्लादेश बना है, आज वही बंगाली भाषा तो है, लेकिन उर्दू के बरखिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी जिसके कारण बांग्लादेश बना, लेकिन आज वही इस्लामिक के बहकावे में आकर के बंगाली भाषा नहीं बल्कि अपना मज़हब आगे, और बंगाली भाषा तो है ही है, पर मज़हब को आगे रखा है। बल्कि बांग्लादेश जब बना, मज़हब तो था ही था, लेकिन बंगाली भाषा के लिए बांग्लादेश बना था। तो वो जो भाषा का जो सवाल है वो कहीं दूर दिख रहा है, और अब पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है मजहबी तौर पर एक साथ होने की। क्या वाकई सर 1971 में अलग बांग्लादेश बनने के पीछे जो वजूहात थी, जिनमें कल्चर एक मेन था, भाषा एक मेन थी, सब कुछ क्या किनारे चला गया है और वहां की ये वाली मानसिकता किसी भी दूसरी तरह की विचारधारा पर हावी हो गई है क्या, ये समझूंगा। लेकिन हसीना को फांसी पर यूनुस का मकसद क्या है? मकसद बहुत साफ है, सजा से संकेत ये कि स्वतंत्र बांग्लादेश नहीं चाहते हैं यूनुस फिर से चाहते हैं पूर्वी पाकिस्तान। 1971 की आजादी की बुनियाद को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो क्या अब ये केवल नाम के लिए बांग्लादेश होगा, असल में ये पूर्वी पाकिस्तान होगा क्या इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए? या वो नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ, बांग्लादेश अब बांग्लादेश नहीं रह जाएगा। अशोक सज्जनहार सर जी देखिए, बिल्कुल ये जो है प्री 1971 वो वाले हालात को ये सामने लाना चाहते हैं। आपने ये देखा होगा, इन्होंने वहाँ के जो कुछ लोग हैं उन्होंने ये कहा है जो शेख मुजीब ने ये जो मुक्ति वाहिनी बनाई थी, ये हमारी ग्लोरियस आर्मी के विरुद्ध काम करने के लिए इसको बनाया गया था। मतलब जो पाकिस्तान आर्मी जिसने 3 मिलियन लोगों को वहां पर नरसंहार किया, 3 लाख महिलाओं का रेप किया, उनको वो कह रहे हैं ग्लोरियस आर्मी। सो द आइडिया इज टू टर्न द क्लॉक बैक टू बिफोर 1971। तो ये चाहते हैं, परंतु ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होने वाला है। तो सर क्या इसको काउंटर किया जा सकता है? नंबर 1। नंबर 2, क्या विश्व शक्तियां भी ये पहचान रही हैं जो ये कहती हैं कि पाकिस्तान ही टेरर का एपिसेंटर है? उनको ये समझ में आ रहा है क्या कि एपिसेंटर और बड़ा हो जाएगा अगर ये बात एक तरीके से बांग्लादेश के नाम पर पूर्वी पाकिस्तान अब बन जाता है? तो यहां पर मुनीर का एकदम पिट्ठू की तरह दिखाई दे रहा है मोहम्मद यूनुस। क्यों कह रहे हैं हम? यूनुस राज में आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी जेल से रिहा किया गया। ये दुर्दांत, खतरनाक अपराधी, ये आतंकी क्यों रिहा किया गया? कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी से प्रतिबंध हटाया जाना और आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया जाना, यह बताता है कि कट्टरता की राह पर, आपने देखा है, कहते हैं कि जब
जब परवाने की मौत आती है तो शमा की तरफ बड़ी तेजी से जाता है और जल जाता है। अभी इसी तरीके से कट्टरता की शमा की तरफ ये बांग्लादेश का परवाना दौड़ लगा रहा है और इसमें यूनुस तो बहुत तेजी से आगे भागे जा रहे हैं। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की यात्रा को वीजा फ्री किया, मतलब डकैतों, लुटेरों, आतंकवादियों, आओ यहां से और हमारी जमीन का इस्तेमाल करो। आईएसआई के कई अधिकारियों को भारत बॉर्डर का गेट पास दिया। ये तमाम बातें क्या इंडिकेट करती हैं? नॉर्थ ईस्ट के हथियार तस्करों को भी जेल से रिहा किया जाना एक तरीके से यह बताता है कि नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब किया जाना, नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक नेफेरियस डिजाइन को बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, यह जो पाकिस्तान चाह रहा है, इसमें बांग्लादेश अपने कंधे का इस्तेमाल होने दे रहा है। सूदजर, खास तौर से जब हम घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश से आने वाली घुसपैठियों की, अभी हम देख रहे हैं एसआईआर चल रहा है तो कैसे टीना टप्पर लेके बोरा बिस्तरा बांध के वो जा रहे हैं। लेकिन ये अगर वाकई इस तरीके से पूरे तौर पर पाकिस्तान का प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है बांग्लादेश में, तो भारत के लिए, बीएसएफ के लिए, हमारे बॉर्डर में कितनी बड़ी चुनौती है बांग्लादेश से लगने वाली? सबसे पहले तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वेस्ट में और नॉर्थ में हमारे जो पड़ोसी हैं उनका हमारे प्रति एटीट्यूड जो है बहुत नेगेटिव है और हमेशा वो ट्रबल क्रिएट करते रहते हैं। अब हमारा जो एक तीसरा फ्रंटियर है, वहाँ पर भी ऐसी ही ताकतें अब फैल जाएंगी और जो नॉर्थ ईस्ट है वो एक 22 किलोमीटर की छोटी सी चिकन नेक से उसका रास्ता है और अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स ने अगर इस सीमा को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो उसके वहाँ पर बहुत काफ़ी नुकसान हो सकता है। उनके जो सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी कंपैरेटिवली हमारा संबंध कॉर्डियल था, आप बता रहे थे कि बात करते थे वो लोग, कॉर्डियली रिस्पॉन्ड करते थे। कॉर्डियल अगर तब भी घुसपैठ एक बड़ी समस्या रही है तो इस समय ये कितना और बढ़ गया चैलेंज? ये घुसपैठ का चैलेंज हमेशा रहा है और अभी जो घुसपैठ में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, परंतु ज़्यादा बढ़ोतरी मैंने जो डाटा कलेक्ट किया था उसमें ये है कि बाहर वापस जाने वाले लोग काफ़ी पकड़े जा रहे हैं। वो इसलिए कि वो अपने जो वहाँ पर फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में ज़्यादा चिंतित हैं और वो पता लगाना चाहते हैं। परंतु जो वहाँ पर स्थिति पैदा हो रही है और अगर ये कम्युनल परस्ती वाली ताकतें वहाँ पर हावी हो गई तो हो सकता है स्पेशली अवामी लीग के जो सपोर्टर्स हैं उनका आना जाना हमारे देश में बहुत ज्यादा हो जाए। तो ये इसके बहुत कई सारे रेमिफिकेशंस हैं। अवामी लीग पर प्रतिबंध, उन पर दबाव, उन पर अत्याचार का मायना यह है कि वो लोग भी वहां से अगर डिस्प्लेस होते हैं तो किधर जाएंगे? क्या वो भी एक चैलेंज बन जाएगा? ठीक है, ये एक दूसरा पहलू है। लेकिन इस बीच माफ कीजिएगा, आज थोड़ा मेरा गला खराब है, इट्स अ बैड थ्रोट टुडे। और बांग्लादेश से बड़ी साजिश में जुटा हुआ है पाकिस्तान, भारत में घुसपैठ कराने की साजिश में है पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में घुसपैठ की साजिश चल रही है। यही बात हम कर रहे थे कि घुसपैठ पहले से ही भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द है, आने वाले दिनों में ये और बढ़ जाने वाला है। क्या अगर ऐसा है तो जिस तरह के, आई एम श्योर हमारी जो सरकार है, हमारी जो मशीनरी है, क्या काउंटर मेजर्स हैं, किस तरीके से इससे निपटना है, इसकी तैयारी कर रही होगी। लेकिन क्या पाकिस्तान हाल के 2-3 सालों में, खासतौर से मुनीर की रिजीम में, अपनी बहुत सारी साजिशों में कामयाब होता भी दिखाई दे रहा है क्या जनरल कुलकर्णी? देखिए, आसिम मुनीर बार बार कहते आए हैं कि हम ईस्टर्न फ्लैंक और ईस्टर्न पिंसर से भारत को, मतलब भारत विरोधी, भारत हेट्रेड जो है वो पाकिस्तान में बिल्कुल है और आज नहीं 1947 से है। और ये जो एक, मैं कहूँगा कि आसिम मुनीर अपने आप को फील्ड मार्शल बनाए हैं, फील्ड मार्शल रहे, उसके बावजूद भी जो मानसिकता है इनकी वो हेट इंडिया मानसिकता है। और उसको लेकर के 71 के बाद जिस प्रकार से 93,000 PWs होने के बावजूद भी पाकिस्तान इस बात से नहीं, उसको परेशानी है और इसलिए वो ब्लीड इंडिया में 1000 कार्ड आतंकवाद को किस तरीके से फैलाना। और अब उन्होंने देखा है कि पीओके के अंदर वो कर नहीं पा रहे जो कर सकते थे, क्योंकि पीओके के अंदर भी जबरदस्त आक्रोश है पाकिस्तान के बरखिलाफ, बलूचिस्तान में जबरदस्त आक्रोश है पाकिस्तान के बरखिलाफ, खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्त आक्रोश है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के बरखिलाफ। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश अब चुना है किस प्रकार से राष्ट्रीय डिवीजन में इंटरनल प्रॉब्लम से डिफ्लेक्ट करने के लिए, ध्यान दूसरी जगह ले जाने के लिए हमेशा से पाकिस्तान ये करता रहा है। अब उसका पूर्वोत्तर वाला क्या डिजाइन है, क्या साजिश है, जरा वो भी देख लीजिए। पाकिस्तान की पूर्वोत्तर वाली साजिश को डिकोड करते हैं जरा। पाकिस्तान की पूर्वोत्तर वाली साजिश, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ावा दिया गया, लगातार हवा दी गई उसको। और फिर क्या किया गया? एंटी इंडिया सेंटीमेंट का फायदा उठाकर आतंकी तैयार करने की कोशिश वहां लगातार चल रही है।
भारत बांग्लादेश के अधिकांश रूट खुले हुए हैं। कई जगहों पर ऐसा है कि आप उसको चाहकर भी रोक नहीं सकते। जियोग्राफिकली वहां पर कई चैलेंजेस हैं। बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकी घुसपैठ कराने का प्लान, दिल्ली ब्लास्ट वाले ये सारे आतंकवादी भी बांग्लादेश के जरिए इंस्ट्रक्शन पा रहे थे। बांग्लादेश से भी इनके तार जुड़े हुए थे और असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं। किस तरीके से इन घुसपैठियों के जरिए भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठियों की मदद से आतंकी साजिश का प्लान मुनीर रच रहा है और बांग्लादेश का कंधा इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की ये पूर्वोत्तर वाली साजिश आज से नहीं है। जब से कहा जाता रहा कि वो देखिए एक जो कॉरिडोर है, अगर उस कॉरिडोर पर काबिज हो जाएं तो सीधे सीधे बांग्लादेश से पाकिस्तान तक को जोड़ा जा सकता है, भारत का हिस्सा हथियाया जा सकता है। आपको याद होगा शर्जील इमाम ने इसी तरह की किसी बात को आवाज दी थी जिसके बाद उसको जेल जाना पड़ा था। तो ये बहुत सारे लोग, और चैलेंज और खतरा ये भी कि इधर भी अंदर भी कुछ लोग ऐसे जिनको आप अपना मानते हैं लेकिन वो कुछ और निकलते हैं बाद में। इसीलिए ये चैलेंज कितना मल्टीफोल्ड हो गया, ये चैलेंज कितना बड़ा हो गया। अशोक सज्जनहार सर, क्या ये डिप्लोमेटिकली किसी एक तरीके से ये काउंटर कर लिया जाएगा या इसके लिए हमको अपने प्रयासों को बहुत 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 ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा? जी, मेरे विचार से बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा। इसको हमें बहुत ही, जिसे मैं कहूँगा, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच होना चाहिए। इसमें केवल डिप्लोमेसी काम नहीं करेगी। इसको अपने जैसे हम कर रहे हैं, अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ है, अब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तीसरी बनना है और अशोक आगे सर, जाना आपने है। जो बात कही इसी पर मैं जानना चाहता हूं जी, कि भारत की तरफ, भारत की कंपनी अगर बिजली ना दे तो बांग्लादेश में बल्ब नहीं जलता, यहां से चावल ना जाए तो वहां पर बहुत सारे पेट भूखे रहते हैं। भारत ने किस तरीके से वहां दवाइयां, वैक्सीन भिजवाई है, जरूरत पड़ने पर यह भी बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में कैसे पाकिस्तान के जाल में फंसता जा रहा है बांग्लादेश? क्या उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी तरक्की, उसकी खुशहाली किसके साथ रहने में? देखिए, वो उनके लिए, जैसे अभी जनरल कुलकर्णी ने बताया, जो उनके लिए वो उनकी इकॉनमी, उनकी अर्थव्यवस्था, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि भारत तो उसका लाइफलाइन है सब तरीके से। भारत ने हर तरीके से उसकी सहायता की है। 8 से 10 बिलियन डॉलर दिनेश जी हमने उनको दिया है, चाहे वो ग्रांट हो, लोन हो, लाइन ऑफ क्रेडिट हो, तो इतना फ़ायदा उनको गया है। वो वहाँ से नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट कर पाते हैं, हर तरीके की सहूलियत हमने उनको दी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं समझना है चाहिए कि बांग्लादेश में आइडियोलॉजी उनकी जो है। आपका अनुभव एज अ ह्यूमन बीइंग, आप यू आर अ सीजन्ड कैंपेनर दैट वेज, क्या ऐसा भी होता है सर, अच्छाई से भी कुछ दिनों बाद किसी एक मुल्क को या किसी एक इंडिविजुअल को ऊब होती है और वो वापस किसी तरह की परेशानी में फंसने को भी तड़फड़ाता है कई बार? क्या ऐसा भी होता है सर? जी देखिए, ऐसे मैं कहूँगा, जो ये केवल देश के लिए नहीं परंतु जो लोग हैं उनकी जिंदगी में भी अगर कुछ उथल पुथल नहीं हो तो वो बोर हो जाते हैं। वो कहते हैं कुछ ना कुछ हमको एडवेंचर चाहिए। ये देखिए, आपके आईएसआई वगैरह के जो लोग हैं, अलकायदा के लोग हैं, यंग पीपल वहां किस लिए जाते हैं? दे आर गोइंग देयर टू सीक एडवेंचर, जो भाई हमारे लिए कुछ। जब मैंने किसी से बात की सर, किसी एक्सपर्ट से जो कि काउंटर टेरर में बड़े मास्टर हैं, जी। उन्होंने कहा ये जो आप ये पढ़े लिखे लोगों को इंडोक्ट्रिनेट होते हुए देख रहे हो, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे से, समृद्धि से, खुशहाली से ऊब गए हैं। बिल्कुल। और इनको अब किसी तरीके का एक एडवेंचर चाहिए और इसलिए भी ऐसा किया जा रहा है। और मुझको लगता है बांग्लादेश भी इसी तरह के किसी एडवेंचर की गिरफ्त में बहुत जल्द जाएगा और उसके बाद पछताएगा। हसीना को सजाए मौत का यूनाइटेड नेशन ने इस बीच विरोध किया है, मुकदमे की निष्पक्षता पर चिंता जताई है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से कहा गया है कि यूं एक तरफा तरीके से ट्रायल चलाकर और किसी को मौत की सजा दे दिया जाना यह ठीक नहीं है। यूनाइटेड नेशन इस बात को, सर, यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये नोट किया जाना ये कितना महत्वपूर्ण है अशोक सज्जनहार सर? इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, खासतौर से देखते हुए कि भारत के लिए प्रत्यर्पण कोई ऑब्लिगेटरी नेचर का नहीं है सर? देखिए, दो चीजें इसमें हो सकती थी। या तो यूनाइटेड नेशंस इसका कोई कॉग्निसेंस ही नहीं लेता, कुछ नहीं करता, तो सभी देश समझते हैं जो भाई ये तो ठीक है, ये इसको एक्सेप्टेबल है जो वहाँ की इंस्टीट्यूशन है। पर उन्होंने इस पर रिग्रेट एक्सप्रेस किया, उन्होंने खेद प्रकट किया है और कहा है जो इनका तरीका है, जिस तरीके से उनको किया गया है, जो एविडेंस, उनको अपना लॉयर खुद डिप्यूट करने की उनको इजाजत नहीं दी गई, उनको स्टेट लॉयर दिया गया। उनका जो जनरल प्रोसिक्यूटर था
वो वाला वो था जो कि जमाते इस्लामी के लोगों के लिए शेख हसीना उसने के ऊपर काम किया था। कार्रवाई के मामले में खुद को जेन्युइन और लेजिटिमेट दिखाने की बांग्लादेश की जो कोशिश है, उसको एक बड़ा झटका है ना सर ये। जी बिल्कुल। तो आप अगली खबर देखिए, इधर बंगाल में जो चुनौती बढ़ रही है उसी को रिफ्लेक्ट करने वाली है खबर। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। बंगाल में एसआईआर के बीच बांग्लादेश बॉर्डर पर भीड़ है। बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जाते दिखे लोग। एसआईआर के बीच बंगाल से बांग्लादेश जाते दिखे घुसपैठिए। उनसे बातचीत हो रही है, पूछा जा रहा है कि बगैर कागज के यहां आए थे क्या, गलत तरीके से वो हाँ भी कह रहे हैं, वो हाँ कह रहे हैं। अब इसमें दोनों तरह की भीड़ है। देखिए इसमें वो लोग भी हैं जो भारत की धरती में आकर भारत की धरती और भारत के लोगों के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनको बांग्लादेश में इतना सता दिया गया है कि वो एक सुरक्षित जगह भारत की तरफ देख रहे हैं, इसलिए यहां इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है सर, सूद सर, कि अगर ये चुनौती और मल्टीफोल्ड अब हो गई तो निपटेंगे कैसे हम? बीएसएफ के नजरिए से क्या देखते हैं? मैंने पहले कहा कि हमें चाहिए कि हम इस सीमा को, जो 4000 किलोमीटर की बांग्लादेश की सीमा है, इसको और प्रायोरिटाइज करना चाहिए सर। लेकिन हमें ये यहाँ पर कि कई जगह पर कुछ पार्टियों को इनमें वोट बैंक दिखता है, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है सर? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर इनको इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ की सीमा पर जो सीमा बल हमारा तैनात है, बीएसएफ तैनात है, उसके बल के संख्या में कमी ना आए। अभी आप देखिए ना, इलेक्शंस के समय में बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से फोर्सेस को विड्रॉ किया जाता है, जिससे सीमा पर विजिल कमज़ोर हो जाती है और घुसपैठ की संभावना बढ़ जाती है। तो पहली चीज़ तो ये इंश्योर करना है कि सीमा पर विजिल हमेशा बनी रहे। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने ब्रह्मपुत्रा के इलाके में टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस शुरू किया है, उसको और बढ़ाया जाए, पूरे सीमा पर लगाया जाए, जिससे कि जो सीमा का जवान है, सीमा सुरक्षा बल का जवान है, उसके ऊपर प्रेशर कम हो और वो अच्छी तरह से सर्विलेंस कर सके। संख्या बल पर्याप्त रखा जाए, टेक्निकल विजिलेंस किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, इसका ध्यान रखा जाए, खासतौर से जलीय सीमा वाले इलाके में। और यहां देखिए बांग्लादेश में पाकिस्तान का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ये इसको लेकर भारत को निश्चित रूप से संजीदगी से सोचना होगा, क्योंकि ये जो इशारे हैं 5 अगस्त 2024 के बाद टीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक 281 नेता और कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। ये जो शेख हसीना को सीधे सीधे ये कहते हुए कि उन्होंने मौत के लिए उकसाया, मौत के लिए ऑर्डर दे दिए, ये अगर देखा जाए आप तो तब देखिए जब ढाका यूनिवर्सिटी में लोगों ने अपनी अस्मिता, बंगाल की अस्मिता, और इसको लेकर स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया था, तब उन पर गोलियां ही चलाई गई थी। गोलियां कोई पहली बार नहीं चली। लेकिन इस बार इस समय लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब पैदा की गई, शेख हसीना को जो लगा, उन्होंने जिस तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, उसमें कैटेगोरिकली उनको अपराधी ठहराकर जो फांसी की सजा दी गई है, वो असल में क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 471 घटनाएं राजनीतिक हिंसा की अभी तक हो चुकी हैं। हिंदुओं पर कितनी सारी घटनाएं हुई, मंदिरों को कैसे वैंडलाइज किया गया, किस तरीके से मूर्तियों को तोड़ा फोड़ा गया, किस तरीके से हिंदुओं को मारा गया, जान से मारा गया, उनकी महिलाओं पर अत्याचार किए गए। ये तस्वीरें आपने देखी, बताने की आवश्यकता नहीं। 471 घटनाएं राजनीतिक हिंसा की 5 अगस्त 2024 के बाद। क्या मोहम्मद यूनुस ये कह रहे हैं कि उनके आने के बाद सब कुछ शांत है और सब कुछ स्वर्ग जैसा हो गया है? अब 471 घटनाएं राजनीतिक हिंसा की अगर हुई हैं, इतने सारे, और ये वहां का सरकारी रजिस्टर बता रहा है। सरकारी रजिस्टर जो बता रहा है वो कई गुना ज्यादा असलियत से कम है। तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस कितने दिनों तक वहां की जनता क्योंकि ये जो बोर्डम थी सर, खुशहाली और समृद्धि से होने वाली बोर्डम, जनरल कुलकर्णी, बहुत जल्द जब लोगों को धूप लगती है तो वापस छाया की तलाश भी शुरू हो जाती है। मोहम्मद यूनुस भी बहुत देर तक अपनी ये दुकानदारी चला नहीं पाएंगे ऐसे में। जनरल कुलकर्णी, देखिएगा, मोहम्मद यूनुस अगर ये समझता है कि भारत जो हिंदू हैं बांग्लादेश के अंदर वो भारतीय हैं और उनके बरखिलाफ जिस प्रकार से वो कार्रवाई कर रहा है और जमायतों से करा रहा है, क्या भारत ये समझता है कि जो बंगाली मुसलमान हिंदुस्तान में हैं वो बांग्लादेशी हैं? बिल्कुल नहीं। जो हमारे मुसलमान हैं, जो बंगाली बोलते हैं, जो हमारे मुसलमान हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। जबकि यूनुस जो है लगातार भारत जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर है, जिनके बरखिलाफ जो मुहिम चला रखी है, जो परेशानी कर रखी है, वो बहुत गलत है। और मुझे लगता है एक बात हमें भी याद, हमारे सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चुनौतियां भारत के लिए बढ़ी हैं, चुनौतियां भारत के लिए बढ़ी हैं, तो वहां तो भविष्य के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है बांग्लादेश के। लेकिन क्या आने वाले दिनों में भी उसको पाकिस्तान के लिए आतंकवाद का एक तरीके से कद्दा बनना गवारा है?